नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो आपकी कब आएगी। तो वो आपकी भर्ती फाइनली आ चुकी है। आज साल का लास्ट दिन है और लास्ट दिन आपको ये खुशखबरी मिल चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे जिनकी एज आपकी ओवर हो रही थी। अगर आपका आज की जगह कल आपका नोटिफिकेशन ये आता तो आप इस भर्ती से बाहर निकल जाते, परंतु अब आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है। आपकी कब से एज काउंट होगी उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, अप्लाई डेट्स क्या हैं आपकी, कौन सी आपकी प्रारंभिक डेट है और आपकी लास्ट डेट कब है, कितनी आपकी फीस लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है, एज में आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को यहाँ पर हम रिप्लाई करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के से आपको दी जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। 31 दिसंबर को आपका जारी किया गया है, यानी आज के ही दिन आपका जारी किया गया है। अब किस किस पदों पर आपकी भर्तियां हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा पॉइंट नंबर 1 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स प्रतिभाग कर सकते हैं। वहीं आरक्षी पीएसी में केवल पुरुष कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, यहाँ महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पे आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में पुरुष कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी पद जो हैं उनमें महिलाओं का होगा। यहाँ पे घुड़सवार पुलिस पर केवल पुरुष यहाँ एलिजिबल होंगे। जेल बॉर्डर में केवल पुरुष एलिजिबल होंगे और जेल बार्डर जो है उसमें महिलाएं कैंडिडेट्स का अलग से जो वैकेंसीज हैं उनका यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो सेक्शन है उसमें आपका आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती महिला पुरुष के लिए यहाँ पे श्रेणीवार पदों की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अनारक्षित श्रेणी है, यानी जो जनरल श्रेणी होती है, उसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 4191 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब जनरल में क्या किसकी ये आरक्षित होती है? नहीं, आरक्षित नहीं होती हैं, ये अनारक्षित भर्ती हैं, इनमें कोई भी जा सकता है। ठीक है, जो इनकी कट ऑफ क्वालिफाई करेगा वो कोई भी इनमें जा सकता है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होता है उसमें आपकी जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं 1046 वैकेंसी आपकी हैं। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में देखेंगे, यानी ओबीसी कैटेगरी हो गया ये अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो आपकी आरक्षित होती हैं, जो 2826 वैकेंसी आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति यानी कि ये हो गया आपका एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं वो आपकी यहाँ पे 2198 वैकेंसी हैं। एसटी देखेंगे, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी आपकी जो वैकेंसी हैं वो ये आपकी वैकेंसी हैं यहाँ पे देखिए ये 208 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो कितनी वैकेंसी हैं आपकी, वो आपकी यहाँ पर हैं 10,469 वैकेंसी। ये किस में वैकेंसी है तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका, ये आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर भर्ती है, यानी सिविल की भर्ती है आपकी। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर केवल पुरुष कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे महिलाएं कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ये आपकी जो पीएसी की वैकेंसी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो जनरल कैटेगरी है वो आपकी 6060 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 1512 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 4083 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 3176 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 300 वैकेंसी हैं। टोटल मिलाकर आपकी 15,131 वैकेंसी हैं। 10,400 के लगभग यहाँ पे वैकेंसी हैं। तो लगभग आपका यहाँ पे 26,000 के समथिंग में चला जाता है वैकेंसी का। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आरक्षी विशेष जो आपके विशेष सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पे रिक्त पदों पर जो भर्ती दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल की आपकी यहाँ पे 538, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 134, ओबीसी की 300 आपकी 62 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी की 281, एसटी की 26 वैकेंसी, टोटल मिलाकर आपकी
1341 वैकेंसी हैं, तो लगभग ये हो जाएंगी, लगभग आपकी 28,000 के समथिंग में पहुंचेंगी अभी। तो ये टोटल मिला के 30,000 से ऊपर वैकेंसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो महिला बटालियन, यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी रिक्त पदों पर श्रेणीवार केवल महिला ही अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे जो आपका जनरल कैटेगरी है 916 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 228 वैकेंसी है। यहाँ पे ओबीसी की देख सकते हैं, इन सभी की टोटल वैकेंसी जो है 2282 वैकेंसी है। ऐसे ही घुड़सवार के लिए यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं आप अपनी, और यहाँ पर आप जेल बॉर्डर की देख सकते हैं तो कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख लीजिए 3,200, यहाँ पे 3,200 वैकेंसी है, 3,279 वैकेंसी आपकी है यहाँ पे। और श्रेणी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके जेल बॉर्डर महिला जो है उनकी यहाँ पे 106 वैकेंसी है। यहाँ पे श्रेणी वाइज अपना देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको बता दिया ऑनलाइन डेट्स, आप देख लीजिए यहाँ पे जो ऑनलाइन डेट्स दी गई हैं आवेदन करने की, वो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रारंभ जो तिथि है वो 31 यानी आज से ही आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि आपकी 30 जनवरी रखी गई है 2026, और आपका यहाँ पे 30 जनवरी 2026 तक आप आवेदन शुल्क पेमेंट जमा कर सकते हैं। और आप शुल्क समायोजन यानी यहाँ पे जमा करने की तिथि और शुल्क समायोजन जमा होने की तिथि आपके 2 फरवरी तक रखी गई है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहाँ पे आपको ओटीआर जो आपको पता होगा, पहले आपने अगर अप्लाई करा है तो आपने ओटीआर किया होगा। अगर ओटीआर की प्रोसेस आपको नहीं पता है किस तरीके से ओटीआर करना है, एक बार आपने ओटीआर कर दिया तो क्या आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सभी समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं के आधार पर हम आपकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञप्त पदों पर चयन आरक्षी हेतु दृष्टिगत अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठतम यानी श्रेणी श्रेष्ठता क्रम, उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम, मेरिट ऑर्डर प्रीफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। यानी आपने कौन सा पहले नंबर पे कौन सी भर्ती को चूज करा है, सिविल की करी है, आपने पीएसी की करी है, तो आप किस तरीके से चूज करेंगे। तो देखिए पहले आप सिविल का चूज करिए, पीएसी चूज करिए, उसके बाद फिर अपना प्रेफरेंस के हिसाब से आप जेल बॉर्डर या जो भी है उस तरीके का आप चूज करना, ताकि आपको वहाँ पे जब आपकी कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके आधार पे रखना। इसके रिगार्डिंग भी आप चाहोगे तो कमेंट आएंगे तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, देखिए एक बार आवेदन में वरीयता देने के बाद, एक बार आपने अगर प्रीफरेंस दे दी उसके बाद आपकी ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे जब आपकी मेरिट बनती है तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पद दिया जाता है। जैसे आपने सिविल पहले भरा है तो आपको सिविल दे देगा, अगर आपने सिविल की कट ऑफ क्वालिफाई करी है। आपने पीएसी की पहले, मान लीजिए आपने पीएसी पहले भर दिया और सिविल आपने बाद में भर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे पीएसी दे देगा अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली पीएसी की। तो सिविल की भी करे हो पर सिविल नहीं देगा, क्योंकि सिविल आपका दूसरे नंबर पे भरा हुआ है। तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है वो भी आपको अच्छे से देखना है। आवेदन शुल्क देख लीजिए यहाँ पे कितना कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग 500 रुपये फीस लगेगी, और यहाँ पे एससी हो गया, एसटी हो गया, इनसे आपके 400 रुपये फीस ली जाएगी, ठीक है। ये आपकी होगी। राष्ट्रीयता में आप देख लीजिए, यहाँ पे भारत का नागरिक हो, पूरे कोई भी राज्य का कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, परंतु वो जनरल में काउंट होगा बस, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है जो तिब्बत से 1962 में आए हैं, इस तरीके से सब इसमें दिया गया है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रखी गई है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बात की गई है, ठीक। देख लिए अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से 12वीं आपने पास करी हो यानी 12th आपने किया हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी जब आप आवेदन कर रहे हो तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ गया हो, उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उस समय उपलब्ध कराना होगा। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले सभी जो अपीयर्ड हैं वो यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। जो अगर आपने क्वालिफिकेशन ग्रेड कर ली है पूरा कंप्लीट, आपने 12th कर लिया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे।
अगर आप अभी 12th में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताओं यथा शुद्धता एवं समकक्षता के सिद्ध करने के अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने दायित्व अभ्यर्थियों का होगा और संबंध में निर्णय बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। आपको सही सही सब कुछ इन्फॉर्मेशन बननी है एप्लीकेशन में। शैक्षिक अर्हता हो गई आपकी, ठीक है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे अगर आपने कोई चीज़ गलत भर दी तो। ठीक है, अधिमानी अहर्ताएँ आपका जो प्रीफ्रेंस के तौर पर दिया जाता है उसमें ये लगता है इसमें कोई नंबर नहीं मिलते, बी ग्रेड और सी ग्रेड वाले जो होते हैं। ठीक है, आय सीमा देख लीजिए, आपका जो एज के रिगार्डिंग है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति के अनुसार नियमावली यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/7/2025 यानी 1/7/2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। ठीक है, और 22 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो, मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए 22 वर्ष से, यानी 2 जुलाई 2003 से पहले के आप नहीं भर पाओगे फॉर्म। ये जनरल वाले कैंडिडेट्स की बात करी जा रही है। ठीक है, 1 जुलाई 2007 के बाद का कोई भी यहाँ पे नहीं भर पाएगा। ठीक है, 2007 के बाद का यहाँ पे कोई नहीं भर पाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 जुलाई 2000 बाद का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा एलिजिबल। ठीक, और 2 जुलाई 2003 से पहले का कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। यानी अगर आपकी 1 जुलाई 2003 है फिर भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जनरल वाले कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, और अगर आपका 1 जुलाई 2007 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप नहीं भर पाएंगे। जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ओबीसी की होती है, एससी की होती है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जनरल की कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए देखिए एज डिफरेंट होती है, क्योंकि महिलाएं अभ्यर्थी होती हैं उनको यहाँ पे 18 साल से लेकर के 25 साल की एज यहाँ पे रखी जाती है उनके लिए। तो यहाँ पे जो महिलाएं कैंडिडेट्स हैं 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई तक, यानी 2025 के यहाँ पे 2 जुलाई 2000 पहले से पहले इनका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2007 के बाद इनका जन्म ना हुआ तो ये अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको 5 साल ऑलरेडी, मतलब जो जनरल की होती है 22 तक काउंट यानी मेल की, और फीमेल की होती है 25 तक काउंट, 25 एज काउंट होती है, जनरल की ही बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपकी एज 30 होगी। ठीक है, और जो पुरुष कैंडिडेट्स होंगे अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 22 में आप अपना 5 साल जोड़ लीजिए तो आपका 27 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप 5 साल इसमें से घटा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए लिखा हुआ, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको एज में छूट मिलेगी। अन्य किसी राज्य के हो और आप ओबीसी एससी एसटी में आ रहे हो तो इसमें आप जनरल में ही जाओगे, ओबीसी में। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा में तदर्थ प्रवृत्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। यानी ये आपकी जो एज है वो मिलती चली आई है और जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है उसके अनुसार ये आपकी है। श्रेणीवार अधिकतम आय सीमा में छूट तालिका यहाँ पे दी गई। देखिए सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस यहाँ पे जो कब से आप अप्लाई मतलब कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे वह भी आपका बता दिया गया है। यानी 2/7/2003 से बाद के, यानी यहाँ से कैंडिडेट्स, यानी अगर 2 जुलाई 2003 आपकी एज है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, और यहाँ पर आपकी 1 जुलाई 2007 के बाद की एज नहीं होती है, यहाँ तक की आप एज के यहाँ पे लिए जाओगे। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं की बात करोगे तो 2003 हो जाएगी, क्योंकि इनकी यहाँ पे छूट मिल जाती है तो 2003 हो जाएगी, 3 साल की एक्स्ट्रा मिल जाती है इनको। यानी वो जो जनरल होता है उसकी 22 साल होती है मेल कैंडिडेट्स की, पर फीमेल कैंडिडेट्स की 25 साल होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया अनुसूचित जाति की श्रेणीवार 5 साल की छूट दी जाती है, तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट्स हो गए, तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स 98 तक के अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और महिलाएं कैंडिडेट्स होंगी जो 95 तक की अप्लाई कर पाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में 5-5 साल आपकी छूट दी जाती है। एससी में, एसटी में, ये एसटी वाला हो गया, ये आपका ओबीसी वाला हो गया, इनमें भी 5 साल की छूट दी जाती है। उसके हिसाब से आपकी महिलाओं की हो जाएगी 30 साल, और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं, उनकी 27 साल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया।
इसी तरीके से आपके यहाँ पे देख सकते हैं छूट जो आपकी दी जाती है उनके बारे में सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी छूट है आपकी, वो आप यहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, देखिए साथियों, आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें 4 विषय आपके आएंगे, सामान्य ज्ञान और आपका सामान्य हिंदी, आपका मैथ आएगा और आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, 4 विषय आपके आएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल का आपका 30% रखा गया है, ईडब्ल्यूएस का 25% रखा गया है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओबीसी का 25% और यहाँ पे एससी एसटी वालों का 20% रखा गया है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर मार्क, और यहाँ पे जो टोटल पेपर जो मार्क्स का होगा 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका, सॉरी 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ओएमआर पर आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला नोट किया जा रहा है वो इस फॉर्मूले से आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी ओएमआर बेस्ड होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी गई है। और आपका जब आपका डीबी आपका जो फिजिकल होगा, पीईटी होगा, तब आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे। और लिखित जब आपका डीबी जो सॉरी आपका रनिंग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सब चीज़ ये जो है सब बोर्ड की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, यानी जो आपकी पीईटी होता है उसमें जो आपका सामान्य वर्ग हो गया, ओबीसी वर्ग हो गया, ठीक है, जितने भी सामान्य वर्ग के हो गए, ओबीसी वर्ग के हो गए, अनुसूचित जाति के पुरुष, उनको यहाँ पर 168 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे जो एसटी होता है उनको यहाँ पे छूट दी जाती है, उनका 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना फुलाव में देखेंगे तो आपका सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति, इनका 79 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 84 हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव लेते हैं। यहीं पे आपका एसटी की बात करोगे तो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाकर आपका 82 का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको भी फुलाना होता है। ठीक है, यहाँ पे महिला कैंडिडेट देखेंगे तो महिला कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके लिए जो हाइट है एक 52 रखी गई है। और यहाँ पे जो एससी जो कैंडिडेट्स महिलाएं होती हैं उनके लिए 147 रखी जाती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले। और यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनका जो न्यूनतम वेट होना चाहिए वो 40 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जानकारी है, ये आप पढ़ लीजिए। शाही दक्षता में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पर 4800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है 25 मिनट के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको 2400 मीटर की कवर करनी होती है 14 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, ये चीज़ होती है। ठीक है, और पूरी प्रोसेस से मैं 2 से 3 बार गुजर चुका हूँ तो मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ जानकारी आपकी हो गई। और अंतिम जो चयन होगा वो आपका श्रेष्ठता के आधार पर, जो आपका सफल होंगे लास्ट मेरिट में जाकर उसके आधार पर आपका होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे छूट जो आपका है आरक्षण संबंधी छूट जो है, हाँ छूट आय में जो छूट है वो आरक्षी नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र बलों पर, सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु आरक्षी घुड़सवार एवं पुलिस जेल बॉर्डर अभ्यर्थियों के लिए आय में छूट। तो यहाँ पर जो छूट है वो आपकी अनुमन्य होगा, जो क्षेत्रीय आरक्षण में के अंतर्गत आपकी रखा गई है, जो मूल निवासी होते हैं उन्हीं के लिए ये छूट दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस का पता ही 10% कोटा होता है उसका। और यहाँ पर जो जाति आरक्षण के लिए आपको जो अपनी जाति बनवानी है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी आपका दिया जा रहा है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, 5 साल की छूट मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सभी की दी गई है। एसटी वालों की यहाँ पे, ये एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, अनपिछड़ा वर्ग हैं, इनका जो मतलब फॉर्मेट रहेगा उनका नीचे फॉर्मेट भी दिया जा रहा है, 5 साल की इनको छूट मिलती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका यहाँ पर जो रखा गया है जिसमें आपको 10% का आरक्षण मिलता है वो आपको बनवाना है अपना। तो ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। हॉरिजेंटल का स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड हो गया, महिलाएं हो गई, उनके आधार पर उनको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे तो देखिए ये प्रमाण जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनका यहाँ पे दिया जा रहा है।
ठीक है, ये हो गया आपका भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया आपका हमने बता दिया OTR के माध्यम से होगा, फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। और यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आप जो वेरिफिकेशन है वो अपना अकाउंट पासवर्ड बना के कर सकते हैं, आधार कार्ड से बना सकते हैं, डिजिटल डिजी लॉकर से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो फोटोग्राफ के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो आपका रियल टाइम यानी कि आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। ठीक है, और लाइव फोटो के अंतर्गत आप देखेंगे रियल टाइम फोटोग्राफ वेब कैमरा या अन्य कोई जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटो ले सकेगा, उससे आपका लिया जाएगा। रियल टाइम फोटो अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ करेगा तो फोटो अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो टोपी नहीं पहननी है आपको। आपको चेहरे पर अन्य किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मास्क आस्क कपड़े वपड़े किसी से ढका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आंख पर चश्मा धारण किया होता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब रोशनी ना पड़े, ना ही मतलब आंख स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ धुंधली नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ अत्यधिक चमक की नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की वर्दी धारण करनी नहीं है। ठीक है, वर्दी आपको धारण नहीं करनी है। लिखित परीक्षा सहित अभ्यर्थियों के सभी चरणों में भाग लेते समय अभ्यर्थियों को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। रियल टाइम फोटोग्राफ आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन पत्र में संशोधित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपका पहले फोटो मैच होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तथा अन्य किसी निर्धारित पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो ऐसे आवेदकों में निर्धारित स्वघोषणा पत्र में यहाँ पे स्वघोषणा पत्र आएगा, उसको आपको टिक करना होगा। हस्ताक्षर के बारे में आपको जानकारी दी गई है। स्कैन फोटो आपको हस्ताक्षर का अपलोड करना है, जिसमें आपका यहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं 50 mm से और 20 mm के आपके होने चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। आपका मतलब छोटे लेटर्स में पहला बड़ा तो फिर छोटे अक्षर। हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। ये फॉर्मेट होता है हस्ताक्षर आपका यहाँ पे दे दिया गया है और इतने पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच में आपका फाइल का साइज लगेगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही अपलोड होगा, अन्य किसी का नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। वरीयता के क्रम में बता दिया, पहले मैंने बताया कि वरीयता क्रम आप अपना सही से लगाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क आपका पता ही है, नेट बैंकिंग के माध्यम से या किसी भी डेबिट कार्ड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है इसे आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर से। ठीक है, या आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। आवेदक की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी के महत्वपूर्ण संदेश ये दिया गया है। यहाँ पे आपका फिर अब कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, यानी सब्जेक्टिव कैसा रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा। 150 नंबर 150 क्वेश्चन रहेंगे। 300 नंबर का पेपर आपका रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य सांख्यिकी और ये सभी आपका दिया गया है। इसमें कोई भी सेक्शन बांट के इन्होंने नहीं दिया है, पूरे में नहीं, ये नहीं बताया कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि सामान्य ज्ञान कितने होंगे, फलाने कितने होंगे। वैसे ये सभी 150 को आप 4 भागों में यहाँ पे बांट लेंगे, 4 भाग के हिसाब से अपना निकाल लीजिएगा। 35 किसी में 36 क्वेश्चन आते हैं, कभी हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, GS में 38 क्वेश्चन आते हैं लगभग में। इस तरीके से क्वेश्चन बटे होते हैं। ठीक है, और मानसिक अभिरुचि के लगभग 55 क्वेश्चन हो जाते हैं मानसिक अभिरुचि के। मैथ के आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में मैथ के आपके आते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें सामान्य आप ज्ञान का देख सकते हैं, सामान्य हिंदी का देख सकते हैं, इसके बाद संख्यात्मक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के आप अपने टॉपिक देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मानसिक अभिरुचि के टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सभी आपके टॉपिक्स हैं।
ये पूरा हो गया। यहाँ पे आपके प्रारूप दिए गए हैं। ये किसके लिए प्रारूप दिया गया है? तो ये अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इस फॉर्मेट में उनका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से फॉर्मेट है, उनका इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रारूप 3 यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात कर रहा है, तो उनका इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ये फॉर्मेट दिए गए हैं, आप बनवाएंगे, आप ऑनलाइन बनते हैं अब तो सब, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, ये सभी हो गए, फ़ोटो वोटो साइन फाइन को अपलोड करने हैं, ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया और सब कुछ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई भी डाउट रह गया है, किसी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं।